14 December 2021, The Hindu editorial. Last lap, आखिरी चक्कर. Close races are good for Formula One, but not those decided behind closed doors. बहुत पास से लड़ी जाने वाली जो रेसेस होती हैं वो फॉर्मूला वन के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए नहीं जो कि अ, बंद दरवाजों के पीछे डिसाइड होती हैं. In what was one of the most closely fought Formula One World Championship for the drivers' title, 24-year-old Max Verstappen from the Netherlands became the sport's latest champion in a breathtaking season finale at the Abu Dhabi Grand Prix on Sunday. जो कि सबसे क्लोजली लड़ी गई फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप है ड्राइवर के टाइटल के लिए, उसमें 24 साल के मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि नीदरलैंड से हैं, वो सबसे वो लेटेस्ट चैंपियन बने स्पोर्ट के. एक बहुत ही अ, एक बहुत ही एक्साइटिंग उत्तेजनात्मक सीजन के फिनाले में, जो कि अबू धाबी ग्रैंड प्री में हुआ संडे को. द डचमैन ड्राइविंग फॉर रेड बुल रेसिंग अचीव्ड द फीट बाय ओवरटेकिंग हिज टाइटल राइवल मर्सिडीज ड्राइवर लुई Hamilton on the last lap of the last race of the year in a controversial circumstances. जो हॉलैंड के ड्राइवर हैं, जो कि रेड बुल रेसिंग के लिए ड्राइव करते हैं, उन्होंने इस फीट को अचीव किया, इस उपलब्धि को अचीव किया टाइटल के उस टाइटल के राइवल प्रतिद्वंदी मर्सिडीज के ड्राइवर लुई हैमिल्टन को ओवरटेक करके आखिरी लैप में, आखिरी रेस के आखिरी लैप में. ये काफी कंट्रोवर्शियल परिस्थितियों में ऐसा हुआ. Going into the weekend, both drivers had exactly 369.5 points, meaning whoever finished ahead would take the title, a scenario last seen in 1974. वीकेंड में जाते हुए दोनों ड्राइवर्स के पास एग्जैक्टली 369.5 पॉइंट्स थे, यानी दोनों के पास बराबर पॉइंट्स थे. मतलब ये था कि जो भी आखिरी वाली रेस जीतेगा वो टाइटल ले जाएगा. एक ऐसा सिनेरियो था जो पिछला 1974 में देखा गया था. Ever since he made his debut as a 17-year-old in 2015, the youngest in the sport's history, Verstappen has been tipped as a champion in waiting. जब से उसने अपना डेब्यू किया था एक 17 साल के व्यक्ति के रूप में 2015 में, तब से, जो कि स्पोर्ट हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट है, वर्स्टैपन को ये टिप किया जा रहा था कि वो चैंपियन इन वेटिंग है, यानी कि चैंपियन बनेगा. Widely seen as a generational talent, in his sixth year in the sport, he finally had a car that could compete against Hamilton, who has won the last four titles. काफी विस्तृत रूप से जिसको कि एक पीढ़ी का टैलेंट माना जा रहा है. अपने छठे साल में इस स्पोर्ट में, यानी 15 में आए तो 21 में उनका छठा साल चल रहा है. आखिरकार उनके पास एक ऐसी कार थी जो कि हैमिल्टन से compete कर सकती थी, जिसने पिछले 4 टाइटल जीते हैं. This season, Verstappen was brutally consistent with 10 race wins and 8 second place finishes out of 22 races. इस सीजन में वर्स्टैपन जो थे वो स्थिरता पूर्वक, और बहुत ज़्यादा स्थिरता थी उनके अंदर, परफॉर्म कर रहे थे. 10 रेस में जीते थे वो, और 8 में वो दूसरे नंबर पे आए थे कुल 22 रेसों में. Meanwhile, Hamilton was going for a record 8th driver's title, a feat that would have put him ahead of the great Michael Schumacher. और इसी बीच में हैमिल्टन जो थे वो रिकॉर्ड 8वें ड्राइवर के टाइटल के लिए जा रहे थे. और ये एक ऐसी उपलब्धि थी जो जो जिसको जिसके द्वारा वो जिसने उनको आगे कर दिया होता महान माइकल शूमाकर के भी. For the first 54 laps, it seemed the British driver had the eighth title in his bag after beating pole sitter Verstappen at the start and controlling the race with almost a 10-second lead.
पहले 54 लैप्स में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो ब्रिटिश ड्राइवर हैमिल्टन है, उन्होंने 8वां टाइटल भी जीत लिया है, उनके बैग में आ गया है। जब उन्होंने पोल सिटर यानी कि पोल पे बैठे हुए वर्स्टैपन को शुरू में ही हरा दिया था और पूरी रेस को वो कंट्रोल कर रहे थे 10 सेकंड के लीड से। 4 laps from the end, a crash for Williams driver Nicholas Latifi brought in the safety car that nullified Hamilton's lead. जब एंड आने वाला था उससे 4 लैप पहले विलियम्स ने एक विलियम के जो ड्राइवर थे निकोलस लतीफी, उनका जो है क्रैश हो गया और उससे सेफ्टी कार आ गई जिसने कि हैमिल्टन की लीड को नलीफाई कर दिया। तो on the penultimate lap of a 58 lap race, 58 लैप के रेस के एक लैप पहले officials from the sports governing body Federation Internationale del Automobile FIA made two decisions that worked to Verstappen's advantage. पेनल्टीमेट लैब में जो ऑफिशियल्स थे स्पोर्ट की गवर्निंग बॉडी के एफआईए के, उन्होंने दो डिसीजंस लिए जिस जो कि वर्कस्टैपन के फायदे के लिए हो गए। रेसिंग रिज्यूम फॉर द लास्ट लैप allowing Verstappen now on Hamilton's tail to attack his rival and pass him to seal the win. रेसिंग लास्ट लैप के लिए फिर शुरू हुई जिसमें कि वर्स्टैपन को मौका मिला, अब जो हैमिल्टन के टेल पे आ गए थे, बिल्कुल पीछे आ गए थे कि वो अपने राइवल को अटैक करें और उसे पास कर दें और अपनी जीत को सील कर लें। The Mercedes team protested the classifications of results, arguing the right procedures were not followed before the race was resumed on the last lap. मर्सिडीज टीम ने प्रोटेस्ट किया कि जो रिजल्ट को क्लासिफाई किया गया है उसको उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके खिलाफ यानी विरोध किया कि सही प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए थे इसके पहले कि रेस को रिज्यूम किया जाता आखिरी लैप के लिए। बट इन ए लेट नाइट डिसीजन रेस स्टूवर्ड्स डिसमिस द टीम्स प्रोटेस्ट। लेकिन एक देर रात के डिसीजन में रेस के जो स्टूवर्ड्स थे उन्होंने टीम की प्रोटेस्ट को डिसमिस कर दिया, फॉर्मली कंफर्मिंग द डचमैन्स फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल। और औपचारिक रूप से उन्होंने डचमैन मैक्स वर्स्टैपन का जो पहला वर्ल्ड टाइटल था उसको कंफर्म कर दिया। Mercedes has lodged an intent to appeal the stewards' decision. मर्सिडीज ने एक इंटेंशन लॉन्च की है कि वो अपील करेंगे स्टुअर्ट के डिसीजन के खिलाफ और and has 3 days to decide whether it wants to take it to the FIA's International Court of Appeal. और उनके पास 3 दिन है डिसाइड करने के लिए कि यदि वो चाहते हैं कि इसको FIA के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ अपील में लेके जाएं। The controversy has cast a long shadow over what has been one of the closest seasons in recent times, with both Verstappen and Hamilton evenly matched. ये जो कंट्रोवर्सी है उसने एक लंबी परछाई फेंक दी है एक जो सबसे क्लोजेस्ट सीजन था हाल में, जिसमें दोनों वर्स्टैपन और हैमिल्टन बराबर मैच के थे। The ad hoc manner in which the race officials conducted the final moments of the race, जिस ad hoc तरीके से टेम्पररी तरीके से रेस ऑफिशियल्स ने रेस के फाइनल मोमेंट्स को कंडक्ट किया है, हैज लेफ्ट अ सार नोट। उसने खट्टा स्वर छोड़ दिया है, खट्टा स्वाद छोड़ दिया कह सकते हैं। विद द फाइनल रिजल्ट बीइंग डिसाइडेड बिहाइंड क्लोज डोर्स, जिसमें आखिरी रिजल्ट जो है वो क्लोज डोर के पीछे डिसाइड किया गया है, बंद दरवाजों के पीछे डिसाइड किया है, एंड स्टिल सब्जेक्ट टू चेंज, और अभी भी वो चेंज हो सकता है। The governing body desperately needs to address these inconsistencies before the next year
lest it loses the trust of the fans as a fair arbiter. जो गवर्निंग बॉडी है वो किसी भी तरह से उसको ज़रूरत है कि वो इन जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं, यानी जो आपस में ना मिलने वाली चीज़ें हैं, उनको संबोधित करें और इसके पहले कि अगला साल आए कहीं ऐसा ना हो कि वो जो फैंस हैं उनका ट्रस्ट को खो दें कि वो एक फेयर तरीके से डिसाइड करने वाले लोग हैं. Sanctions and rights. The action against RAB should deter overzealous law enforcement agents. Sanctions होता है जब किसी देश के खिलाफ ज़बरदस्ती सैंक्शन लगाया जाता है, उनके खिलाफ कुछ उनके ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिसमें कि उनका नुकसान होगा. और अधिकार, RAB यानी रैपिड एक्शन बटालियन, उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है उनको ऐसे जो बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म दिखाते हैं, बहुत जोशीले लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स होते हैं, उनको डिटर करना चाहिए. इस एक्शन ये ऐसा एक्शन लिया गया है. The US moved to sanction a paramilitary unit in Bangladesh. The Rapid Action Battalion has apparently caught the administration in Dhaka off guard, prompting a diplomatic pushback, including Bangladesh's Foreign Secretary Masood bin Momen summoning US Ambassador to Dhaka, Earl Mirror, to protest the action. सैंक्शन, यहाँ पर सैंक्शन का वो मतलब नहीं. सैंक्शन का मतलब ये है कि कोई आदेश पारित कर देना या कोई अप्रूवल दे देना. यूएस ने जो मूव किया है कि वो एक पैरामिलिट्री यूनिट को सैंक्शन करेंगे बांग्लादेश में, जिसका नाम है रैपिड एक्शन बटालियन, और प्रतीत होता है कि उसने जो ढाका के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफ गार्ड पकड़ लिया. वो तैयार नहीं थे इसके लिए कि ऐसा हो जाएगा कि यूएस जो है बांग्लादेश में एक पैरामिलिट्री यूनिट सैंक्शन कर देगा. और उससे एक डिप्लोमेटिक पुशबैक बांग्लादेश की तरफ से प्रॉम्प्ट हो गया है, जिसमें बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी मसूद बिन मोमेन ने यूएस एम्बेसडर ढाका अल मिरर को बुलवाया, जिससे वो इस एक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें, जो कि अर्ल मिरर जो यूएस एम्बेसडर टू ढाका हैं, अर्ल मिलर को बुलाया. Fresh on the heels of the US, President Joe Biden's Democracy Summit, which Dhaka was not invited to attend, the US Treasury said that as per the allegations made by various NGOs, the RAB and the other Bangladesh law enforcement units were responsible for more than 600 disappearances since 2009, nearly 600 extrajudicial killings since 2018, and torture. यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने जो डेमोक्रेसी समिट अभी बुलाई थी, उसके ही जस्ट पीछे पीछे, जिसमें कि ढाका को अटेंड करने के लिए इनवाइट भी नहीं किया गया था, यूएस ट्रेजरी ने अब कहा है कि जो इल्ज़ाम है उसके अनुसार, जो इल्ज़ाम कई विविध एनजीओज के द्वारा लगाए गए हैं उसके अनुसार, और जो आरएबी ने भी जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनके अनुसार, और भी दूसरे जो बांग्लादेश के लॉ एनफोर्समेंट यूनिट्स हैं उनके मतलब आरएबी एंड द अदर बांग्लादेश लॉ एनफोर्समेंट यूनिट्स, इल्ज़ाम ये लगाया गया एनजीओज के द्वारा कि रैपिड एक्शन बटालियन और दूसरे जो बांग्लादेशी लॉ एनफोर्समेंट यूनिट्स हैं वो जिम्मेदार थे. आरएबी जो कि रैपिड एक्शन बटालियन है बांग्लादेश की, और दूसरे जो बांग्लादेश के लॉ एनफोर्समेंट यूनिट्स हैं वो जिम्मेदार थे 600 लोगों के गायब हो जाने के 2009 से. करीब करीब 600 जो जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी जो कोर्ट के दायरे से बाहर किलिंग्स की गई हैं सिंस 2018 और टॉर्चर के लिए जिम्मेदार थे. There were also reports suggesting that the targets of these actions were opposition party members, journalists and human rights activists. और ये भी रिपोर्ट्स थी सुझाते हुए कि इन एक्शंस के जो टारगेट्स थे वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, जर्नलिस्ट थे और ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट थे.
The sanctions were invoked under the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. इन सेक्शंस का आह्वान जो है इस एक्ट में किया गया था। तो यूएस में एक्ट है ग्लोबल मैग्नेट्स्काई ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट। द आरएबी इज अ जॉइंट टास्क फोर्स फाउंडेड इन 2004। आरएबी एक जॉइंट टास्क फोर्स है जो कि 2004 में बनाई गई थी। Under the RAB's mandate of ensuring internal security, intelligence gathering on criminal activities, and government directed investigations, principally relating to Bangladesh's war on drugs. There have been widespread allegations of serious human rights abuse by the RAB to the extent that they threaten US national security interests by undermining the rule of law and respect for human rights and fundamental freedoms, according to the US Treasury. आरबीआई के मैंडेट में आता है कि उनको सुनिश्चित करना है अंदरूनी सिक्योरिटी को, सुरक्षा को। उनके कामों में आता है कि वो इंटेलिजेंस गैदर करेंगे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे, गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट किए गए अन्वेषण करेंगे, मुख्यतः जो कि बांग्लादेश की जो वॉर है ड्रग्स के खिलाफ उससे रिलेटेड होंगे। फिर भी काफ़ी विस्तृत रूप से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि गंभीर रूप से ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ हो रहा है आरएबी के द्वारा, इस हद तक कि वो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी थ्रेटन कर रहा है, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन कर रहा है और ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पेक्ट को अंडरमाइन कर रहा है और फंडामेंटल फ्रीडम्स को भी अंडरमाइन कर रहा है, यूएस ट्रेजरी के अनुसार। The broader picture of the US application of sanctions to alleged human rights violators across the globe is that the latest list of allegations includes not just the RAB, but also government officials and administrators in the Xinjiang region of China, where the minority Uyghur community is reported to have faced rights violations. Citizens of North Korea suspected to be engaged in earning illicit incomes abroad to support the country's arms trade, and Russian institutions that have aided them. Two military officials from Sri Lanka alleged to have committed gross rights violations against ethnic Tamils, and chief ministers of state in Myanmar who are alleged to have facilitated ongoing brutal crackdowns against the people of Burma, including children and members of ethnic minority groups. यूएस के द्वारा जो सैंक्शन लगाए जाते हैं ह्यूमन राइट वायलेटर्स के ऊपर, जो इल्ज़ाम लगते हैं उनके विषय पे, उसकी जो ब्रॉडर पिक्चर है पूरे ग्लोब में, वो ये है कि जो लेटेस्ट लिस्ट एलिगेशंस की लगाई जा रही है उसमें शामिल है न केवल आरएबी, बल्कि जो जिनजियांग रीजन है चाइना का, उसके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो शामिल हैं इसमें, जहाँ पे जो माइनॉरिटी उल्गुर कम्युनिटी है उसके बारे में रिपोर्ट किया जाता है कि वो ह्यूमन राइट के वायलेशन फेस कर रही है। और उसके अलावा नॉर्थ कोरिया के जो सिटीजन्स हैं जिनके बारे में ये सस्पिशन है कि वो इलीगल इनकम अर्न कर रहे हैं दूसरे देशों में अपने देश के आर्म्स ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए। और इसके अलावा रशिया के जो संस्थाएं हैं जिन्होंने उनकी मदद भी की है, वो भी उनके खिलाफ भी सैंक्शन लगाया जा रहा है। दो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं श्रीलंका के जिनके खिलाफ इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने ग्रॉस राइट वायलेशन किए हैं एथनिक तमिल्स के खिलाफ। और म्यांमार के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट्स के, इनके बारे में इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अभी जो चल रहा है ब्रूटल क्रैकडाउन पीपल ऑफ बर्मा के खिलाफ, उसको फैसिलिटेट किया यानी आसान बनाया, जिसमें बच्चे और एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप के मेंबर्स भी शामिल हैं, उनके खिलाफ ब्रूटल क्रैकडाउन हो रहा है बर्मा में। A knee-jerk response to such sweeping sanctions is to either question their effectiveness or challenge their moral authority, given that minorities in the US, such as African Americans, are also periodically at the receiving end of rights violations. एक जो नी जर्क यानी कि अचानक जो रिस्पॉन्स कर आ जाता है ऐसे स्वीपिंग सैंक्शंस के खिलाफ, वो ये है कि या तो उन सैंक्शंस के इफेक्टिवनेस को क्वेश्चन किया जाता है या फिर उनकी मॉरल अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है, चुनौती दी जाती है कि
क्योंकि यूएस एक तरफ तो उनके जो देश है, यूएस में उनके जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे अफ्रीकन अमेरिकन्स, वो भी ह्यूमन राइट वायलेशंस के रिसीविंग एंड पे रहते हैं। तो आपके देश में ये हो रहा है तो फिर आप दूसरे देशों में सैंक्शन कैसे लगा रहे हो ह्यूमन राइट वायलेशंस पे? However, given the rampant degree of such violations worldwide, there is a case to be made for any policy by any country that highlights the role of specific individuals alleged to be involved. लेकिन जो अगर ये देखा जाए कि ज़बरदस्त फैला हुआ है इतना हद हद तक के वायलेशंस फैले हैं, इतने डिग्री के वायलेशंस फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, तो एक केस बनाया जा सकता है किसी भी देश की पॉलिसी के लिए जो हाईलाइट करे कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के रोल को, जो कि इनके खिलाफ इल्ज़ाम है कि वो इन्वॉल्व है ह्यूमन राइट वायलेशंस में। यानी कोई भी देश अपने अपने देश में पॉलिसी बना सकता है, उसका बनाना उचित होगा, जो कि हाईलाइट करे दूसरे देश में जो वायलेशंस हो रहे हैं ह्यूमन राइट्स के। Especially across South Asia, it might be salutary for the broader cause of human rights if there is a ripple effect of the sanctions on the RAB. खासतौर पर पूरे साउथ अफ्रीका में ये बड़ा अच्छा होगा पूरे विस्तृत ह्यूमन राइट्स के कॉज के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, कि अगर एक रिपल इफेक्ट आ जाए इन सैंक्शंस का जो आरएबी पे किए गए हैं, यानी बाकी संस्थाओं पर भी एक इफेक्ट आ जाए। Indeed, if this action gives pause for thought to overzealous law enforcement agents, और वाकई में अगर ये एक्शन जो है ये हमको रुक के सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो बहुत जोर शोर से और बहुत एंथुजियाज्म से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम करती हैं, जो वायलेंट तरीके से काम करती हैं अपने उन पूर्व विचारों की वजह से एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, तो अगर इस तरह का हम रोक के सोच सकते हैं इन सैंक्शंस की वजह से, तो ये वेलकम होगा, ये स्वागतपूर्ण होगा। तो यहाँ पर जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, रैपिड एक्शन बटालियन के खिलाफ सैंक्शन लगाए जा रहे हैं यूएस के द्वारा, जिनके द्वारा उनको कोई रैपिड एक्शन बटालियन के खिलाफ जो उनको सपोर्ट मिल सकता था यूएस से, वो मिलेगा नहीं।